A very good morning to all of you. गुड साइकोलॉजिकल मॉर्निंग मैम। पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन की क्लास में आज धर्मेंद्र हम लोग के सामने क्रिएटिविटी टॉपिक पे अपना प्रेजेंटेशन देंगे। धर्मेंद्र, आप रेडी हो? यस मैम, यस। ओके बेटा, आप स्टार्ट कर सकते हो। गुड मॉर्निंग क्लास। Good morning. गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग Thank सर। Good आज morning, हम sir. लोग गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन पेपर में क्रिएटिविटी पर चर्चा करेंगे। जैसे कि पिछली 2 क्लास क्रिएटिविटी की हो चुकी है, उसमें काफी कुछ हो चुका है। उसमें से शायद कुछ पॉइंट मिस हुए या उसका कुछ रिवीजन मान लीजिए। आज फिर से हम लोग क्रिएटिविटी की क्लास को करते हैं। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे सृजनात्मकता का अर्थ क्या होता है, सृजनात्मकता की परिभाषा क्या है, सृजनात्मकता के तत्व, सृजनात्मकता की प्रकृति कैसी है और सृजनशीलता का सिद्धांत क्या है। सृजनशीलता या सृजनात्मकता एक ही बात होती है। और सृजनात्मकता की प्रक्रिया क्या है, सृजनशील बालकों की पहचान और सृजनशील बालकों की शिक्षा। वॉइस क्लियर आ रही है? Yes, sir. ओके, तो चर्चा करते हैं सृजनात्मकता पर। तो सृजनात्मकता की हम चर्चा करने से पहले एक बात देख लेते हैं कि इसका कुछ कीवर्ड होते हैं इसमें। यदि हम उन कीवर्ड्स को पकड़ लेते हैं तो सारी की सारी क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता को जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। और इसके कीवर्ड्स 2 होते हैं, कौन कौन से? पहला है मौलिकता, ओरिजिनलिटी। दूसरा है उपयुक्तता या एप्रोप्रिएटनेस। यानी कि कोई भी चीज हो, कोई भी कार्य हो या वस्तु हो, उसमें कितनी मौलिकता है और उसकी उपयुक्तता क्या है, कैसे हम उसको उपयोग में लाते हैं, ये सारी चीजें सृजनात्मकता को क्लियर करती हैं। जरूरी नहीं है कि कोई नई वस्तु हो और वो उपयोग में ना लाई जाए तो वो सृजनात्मकता या सृजनशील ही होगी। वो जितना ज्यादा उपयोग में लाई जाएगी उतना ही ज्यादा उसको पॉपुलैरिटी मिलेगी और उतना ही ज्यादा सृजनशील मानी जाएगी। तो ये हमारा कीवर्ड था। अगर हम इसको पकड़ते हैं तो पूरी की पूरी सृजनात्मकता हमें बहुत अच्छे से क्लियर होती है। तो सृजनात्मकता से कुछ पॉइंट्स हैं, उनके बारे में देखते हैं हम। सृजनात्मकता को रचनात्मकता और सृजनशीलता के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि हमने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था, इनको इन नामों से भी जाना जाता है। दूसरा, सृजनात्मकता अंग्रेजी भाषा के क्रिएटिविटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। मनुष्य जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सृजनशीलता होती है। यानी कि मानव अपने जीवन में जो मतलब किसी भी पार्ट में अगर कुछ करता है या कुछ नवीन करता है अपने लिए या अपने किसी संबंधी के लिए या किसी के लिए भी कुछ नवीन करता है जो कि पहले से परंपरागत जो चला आ रहा है उससे कुछ हटके होता है, तो वो क्या होती है? सृजनात्मकता होती है। इसका अगला पॉइंट क्या है? सृजनात्मकता द्वारा हम जिस वस्तु का निर्माण करते हैं वह वस्तु, व्यक्ति या संसार सबके लिए नवीन होता है। यानी कि हम इस प्रक्रिया के द्वारा जिस वस्तु का भी निर्माण करते हैं वो क्या होता है? बिल्कुल नवीन होता है, खुद के लिए भी होता है और इस संसार यानी कि जो कोई भी है सबके लिए वो चीज नई ही होती है। सृजनात्मकता का संबंध मौलिकता और नवीनता से है। सृजनात्मकता का चिंतन की प्रक्रिया है। यानी कि सृजनात्मकता का संबंध जो है वो मौलिकता और नवीनता से है, जो हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं। और सृजनात्मकता चिंतन की एक प्रक्रिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सृजनात्मकता क्या है? चिंतन की एक प्रक्रिया है। यानी कि मेरे माइंड में जितना ज्यादा हम सोच सकते हैं, जितना ज्यादा चिंतन कर सकते हैं, हमारा सृजनात्मकता का जो रिजल्ट आएगा उतना ही बेहतर होगा। ठीक है, ये देखिए स्कूल्स की एक पिक्स है जिसमें कि बच्चे अपनी क्रिएटिविटी प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसा कि हम लोगों को भी कहा गया था
क्रिएटिविटी को बोर्ड पे चस्पा करने के लिए हम लोग भी करते थे। तो ये है, ध्यान हो शायद इसमें से कोई प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हो तो मैं पढ़ा तो नहीं हूँ, बट मेरे भैया लोग पढ़े थे तो हम देखा करते थे। तो वहाँ के टीचर्स जो हैं मिट्टी के कुछ चीजें बनाने के लिए कहते थे, तो वो भी क्रिएटिविटी थी, बच्चों की समझ कैसे डेवलप हो, एक प्रयास था, और उससे काफी कुछ मदद भी मिलती है। आज के जो स्कूल्स हैं उनमें भी काफी कुछ क्रिएटिविटी कराई जाती है, और जिससे बच्चे का दिमाग जो है वो डेवलप होता है। कुछ परिभाषाएं हैं, मेनली ये दो, जो इसमें दो परिभाषा मेंशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो देखिएगा। पहली है क्रो एवं क्रो के अनुसार सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। जैसे कि हम पॉइंट्स में क्लियर कर चुके हैं कि सृजनशीलता यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि मौलिक परिणामों को, यानी कि कोई नई चीज को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है, यानी कि एक मानसिक प्रक्रिया है किसी चीज को नए तरीके से पेश करने की। तो जो अगला डेफिनेशन है वो देखिए, ड्राइवर ने कहा था कि सृजनशीलता वह मानवीय योग्यता है जिसके द्वारा वह किसी नवीन रचना या विचारों को प्रस्तुत करता है। सृजनशीलता किसी नवीन वस्तु को ही प्रकट करना नहीं है, किसी नवीन वस्तु को ही बनाना नहीं है, बल्कि विचारों को भी प्रस्तुति, यानी कि आपके विचारों में कितनी मौलिकता है वो भी होता है। तो ये सब सृजनशीलता के अंतर्गत ऐसी परिभाषाएं हैं। इसका जो अगला पॉइंट आता है वो आता है सृजनशीलता के तत्व, यानी कि सृजनशीलता का जो पूरा प्रक्रिया है वो किन किन तत्वों से मिलकर बना होता है, क्या क्या एलिमेंट्स हैं, उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। मुख्यतः सृजनशीलता के 4 प्रमुख तत्व बताए जाते हैं, जिनमें से पहला है प्रवाह, दूसरा विविधता, तीसरा है मौलिकता, और चौथा है विस्तार। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं क्या है। कि जो पहला था वहां पे प्रवाह, प्रवाह को हम कैसे डिफाइन करेंगे उसको जरा से देखिए। प्रवाह से तात्पर्य किसी दी गई समस्या पर अधिकाधिक विचारों को प्रस्तुत करने से, जैसा कि वर्ड से ही प्रतीत हो रहा है, प्रवाह यानी कि किसी चीज का बहाव, यानी कि किसी चीज को अधिक से अधिक हम कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं, उस बात पे चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे जो है प्रवाह को फिर से हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है वैचारिक प्रवाह, दूसरा है अभिव्यक्ति प्रवाह, तीसरा है साहचर्य प्रवाह, चौथा है शब्द प्रवाह। इसमें जो हमारा पहला है वैचारिक प्रवाह, हम इस पर बात करते हैं। तो वैचारिक प्रवाह में विचारों के स्वतंत्र प्रस्फुटन को प्रोत्साहित किया जाता है, यानी कि हम अपने विचारों को कितना ज्यादा से ज्यादा प्रकट कर सकते हैं किसी वस्तु पर। मान लीजिए कि हमें कोई टॉपिक मिलता है कि हमें आज महात्मा गांधी पर बोलना है अचानक से, और हम 10 लोग उसमें पार्टिसिपेंट हैं, तो जो हम विचार देंगे उसमें क्या मौलिकता है जो अन्यों से अलग है, इस चीज को यहाँ पर बताया जाता है। इसका जो अगला पॉइंट है अभिव्यक्ति प्रवाह। तो अभिव्यक्ति प्रवाह में क्या होता है कि अभिव्यक्ति प्रवाह में मानवीय अभिव्यक्तियों के स्वतंत्र प्रस्फुटन को प्रोत्साहित किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि जैसे 4 शब्द दे दिए गए हैं, उनसे मिला के कोई वाक्य बनाना होता है, तो जरूरी तो नहीं है ना कि अगर हम 4 या 5 लोग बैठे हैं, उनसे कुछ वर्ड दे दिया जाए कि आप इनसे कोई एक नया सेंटेंस बनाइए, तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे लोग एक ही जैसा बनाएं। हो सकता है कि 2 लोगों 3 लोगों का मैच भी करे, हो सकता है कि सारे लोगों का अलग हो। तो ये हमारा क्या है, ये भी हमारा सृजनशीलता ही है। इसका जो अगला पॉइंट है वो है साहचर्य प्रवाह। साहचर्य जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, साहचर्य का मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ या एक दूसरे की जैसा। साहचर्य प्रवाह में, साहचर्य प्रवाह से तात्पर्य दिए गए शब्दों या वस्तुओं में परस्पर
साहचर्य या संबंध स्थापित करने से है। जैसे कि हम कोई वर्ड दे देते हैं और उसका विलोम शब्द पूछते हैं या उसका पर्यायवाची पूछते हैं, तो क्या करते हैं कि उससे पर्यायवाची अगर पूछते हैं तो उससे मिलता जुलता या सेम उसी का जो रूप होता है वही तो वर्ड बताते हैं ना, तो यहाँ पर साहचर्य प्रभाव हो जाता है। अगला है शब्द प्रवाह। शब्द प्रवाह में क्या होता है कि शब्द प्रवाह का संबंध शब्दों से होता है। जैसे कि हम आपको एक उपसर्ग या प्रत्यय देते हैं कि इससे बनने वाले 10 शब्द लिखे, तो आप क्या करते हो, अगर हम 10 बच्चों को देते हैं तो जरूरी नहीं है ना कि सब एक जैसा लिखें, हो सकता है सब अलग अलग लिखेंगे। और यहाँ पर भी सृजनात्मकता को डिफाइन किया जा सकता है। इसका जो अगला था इसमें वो था विविधता, फ्लेक्सिबिलिटी। सृजनात्मकता का दूसरा तत्व था विविधता। विविधता को देखते हैं क्या होता है। विविधता से तात्पर्य किसी समस्या पर दिए गए प्रति उत्तरों या विकल्पों में विविधता के होने से है। यानी कि यदि कोई समस्या दी हुई है और उस पर हम 10 लोगों को बोलने के लिए कहते हैं, तो वो कितना विविधता रखते हैं अपने लेक्चर में या जो भी उनको प्रस्तुत करना है उसमें कितना अंतर होता है, ये देखते हैं। इससे ज्ञात होता है कि व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत किए गए विकल्प या प्रत्युत्तर एक दूसरे से कितने भिन्न प्रकार के होते हैं। यानी कि विविधता में देखा जाता है कि अगर किसी टॉपिक पर किसी 2 4 5 लोगों को बोलने के लिए कहा जाता है और उनमें कितनी विभिन्नता होती है, यानी कि उनके जो विचार होते हैं एक दूसरे से कितने अलग होते हैं, वो चीज यहाँ पे देखी जाती है। का जो अगला है मौलिकता। मौलिकता का अभिप्राय नवीनता से है। यानी कि इस सृजनात्मकता का जो अगला तत्व है मौलिकता है। जैसा कि हमने पहले भी कीवर्ड में इसको बताया था कि मौलिकता का अभिप्राय नवीनता से होता है कि क्या नई चीजें ऐड की गई हैं। इसमें यह देखा जाता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया उत्तर सामान्य उत्तर से कितना भिन्न है। यानी कि जैसे हमारे एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो जनरली सभी लोग बुक्स पढ़ के जाते हैं, इजी नोट्स नोट्स पढ़ के जाते हैं, तो लगभग जितने भी आंसर्स आते हैं लगभग थोड़ा बहुत अंतर होता ही है। उसमें से मान लीजिए किसी का बहुत ही अच्छा आंसर होता है तो वहां पे मौलिकता नवीनता साफ साफ दिखाई देती है और एग्जामिनर को बहुत ज्यादा नोटिस करने की जरूरत इस पे नहीं होती है, वो अपने आप ही उसको परिलक्षित होने लगती है। जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि वस्तुओं के नए नए उपयोग बताना, जैसे किसी एक ही वस्तु के कई उपयोग बताना, कहानी और कविता का सृजन करना, ये भी इसी का मौलिकता का ही एग्जाम्पल आ जाएगा। इसका जो अगला पॉइंट आता है विस्तारण आता है। विस्तारण के बारे में हम देखेंगे, जैसा कि अगर इसका इंग्लिश वर्जन हमें विस्तारण का पता हो तो हम वर्ड से ही इसका सारा कुछ क्लियर हो जाता है। इलाबोरेशन होता है इसका, यानी कि किसी चीज को कितना विस्तार करके लिखा गया है या उसको कितना लिखा जा सकता है, वो चीज यहाँ पे होती है। विस्तारण से तात्पर्य दिए गए विचारों या भाव की विस्तृत व्याख्या गहन प्रस्तुतिकरण से होता है। और विस्तारण को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है शाब्दिक विस्तारण, दूसरा है आकृतिक विस्तारण। शाब्दिक विस्तारण में क्या होता है कि शाब्दिक विस्तारण में किसी भी दी गई संक्षिप्त घटना या क्रिया, कार्य, परिस्थिति आदि को विस्तृत करके प्रस्तुत करना होता है। जैसे कि इंटरमीडिएट में हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, हमें साप्रसंग व्याख्या करने के लिए कहा जाता था। वहां पे हमें पोयम होती थी तो 4 6 लाइनें उसकी दे दी जाती थी और उसका सप्रसंग व्याख्या करना होता था, तो वो आ जाएगा यहाँ पे शाब्दिक विस्तारण का एग्जाम्पल। और जो इसका दूसरा है आकृतिक विस्तारण, तो उसका देखिए, जबकि आकृति विस्तारण में किसी दिए गए अपूर्ण चित्र में कुछ जोड़कर उससे एक पूर्ण एवं सार्थक चित्र बनाया जाता है। इसमें क्या होता है आकृतिक विस्तारण में कि कोई एक अपूर्ण चित्र आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है और उसको पूरा करना होता है। अब मान लीजिए कि
10 लोगों को एक साथ एक ही चित्र दिया गया, उसको कंप्लीट करना है। अब सबके मस्तिष्क में क्या चल रहा है, क्या प्रक्रिया चल रही है, ये तो किसी को नहीं पता होता है। हो सकता है कि उसको कोई दूसरी तरीके से आकृति को पूरा करता है, अगला बंदा दूसरी तरीके से पूरा करता है। तो यहाँ पर भी मौलिकता देखने को मिलती है, यानी कि सृजनात्मकता देखने को मिलती है। इसका जो अगला पॉइंट है वो है सृजनात्मकता की प्रकृति। नेचर क्या है सृजनात्मकता का, वो हम देखते हैं। पहला है सृजनात्मकता अर्जित एवं जन्मजात दोनों प्रकार की होती है। यानी कि कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि सृजनात्मकता जो है कि हमें जेनेटिक होती है, और कुछ मानते हैं कि नहीं, हम जैसे परिवेश में रहते हैं, जैसा अर्जित करते हैं, वैसा ही हम सृजनशील हो जाते हैं, क्रिएटिव हो जाते हैं। इसका जो अगला पॉइंट है, बुद्धि का सामान्य स्तर होना चाहिए। अच्छा, एग्जाम में बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन ट्रेंड होता है कि जो सृजनशील बालक होते हैं उनकी जो बुद्धि होती है वो प्रतिभाशाली होते हैं या सामान्य स्तर के होते हैं या मंद बुद्धि होते हैं। तो मंद बुद्धि तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि सृजनात्मक हो। तो जरूरी भी नहीं है कि जो प्रतिभाशाली बालक है वो सृजनात्मक बालक हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि जो सृजनात्मक बालक हो वो प्रतिभाशाली बालक भी हो। जैसे मेरे बीएड में एक मेरे मित्र थे, कृष्णदेव यादव, उनकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी आती थी। तो एग्जाम में जब वो लिखते थे तो बहुत स्लो लिखते थे, और हैंड राइटिंग बहुत ही प्यारी थी। एक दिन हमारे सर आए, देखे कि यार कृष्णदेव तुम्हारी तो राइटिंग बहुत अच्छी है, तुम्हें तो बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो होता क्या है कि जैसे कि वहाँ पे लॉन्ग जो हमारे यहाँ क्वेश्चन आता था 15 नंबर का आता था, तो ये जो करते थे 1.5 पेज 2 पेज से ज्यादा नहीं कर पाते थे, क्योंकि भाई टाइम लगता था, इनको टाइम वहाँ पे लिमिटेशन थी। तो इनके नंबर उतने अच्छे नहीं आए जितने कि लोगों ने उम्मीद की थी। तो ऐसा भी होता है कि बुद्धि का सामान्य स्तर होना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि जो बहुत ही अच्छा सृजनशील बालक है, कृष्णदेव को तो हम सृजनशील ही कहेंगे क्योंकि बहुत ही अच्छी हैंड राइटिंग और क्रिएटिविटी आर्ट से बहुत अच्छा था, कि प्रतिभाशाली ही हो, फर्स्ट ही आए या टॉप ही करे। तो ये जरूरी नहीं है कि जो बालक सृजनशील हो वो प्रतिभाशाली ही होगा या प्रतिभाशाली सृजनशील ही होगा। हाँ, ये जरूरी है कि जो सृजनशील बालक होंगे उसमें जो बुद्धि का स्तर होगा वो सामान्य स्तर का अवश्य ही होना चाहिए, या कह सकते हैं कि होता है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है, बुद्धि और सृजनात्मकता में धनात्मक सह संबंध होता है। इसको थोड़ा सा समझने वाला है। बुद्धि और सृजनात्मकता में धनात्मक सह संबंध होता है, यानी कि क्या कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति जितना बुद्धिमान होगा, जरूरी तो नहीं है कि उतना ही सृजनशील हो, लेकिन हाँ पॉसिबिलिटी तो जरूर है कि उतना ही होना चाहिए। और इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, शैक्षिक उपलब्धि एवं सृजनात्मकता में सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार का सहसंबंध होता है। हाँ, इसको थोड़ा सा देखिए। जैसे शैक्षिक उपलब्धि एवं सृजनात्मकता में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का सहसंबंध, इससे यह है कि मान लीजिए कि शैक्षिक उपलब्धि, हम ग्रेजुएट हैं, ठीक है। अब हम ग्रेजुएट हैं तो जरूरी तो नहीं है ना कि हमारी जो सृजनात्मकता है वो मेरे अंदर हो ही। और एक बंदा वो होता है जो 5th पास या 10th पास होता है, ड्राइवर होता है किसी गाड़ी या मोटर का, तो उसमें जो क्रिएटिविटी होती है जो मेरे में है, दोनों में हो सकता है कि किसी में ज्यादा हो किसी में कम हो। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि जो शैक्षिक उपलब्धि है वो सृजनात्मकता में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का सहसंबंध वहां पर देखने को मिल जाता है। अच्छा, तो अब इसके आगे आता है हमारा सृजनशीलता के सिद्धांत। जैसा कि इसकी प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए हमने कुछ पॉइंट्स पे चर्चा किया है, और अधिक इसकी प्रकृति को, सृजनशीलता की नेचर को और अधिक स्पष्ट करने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने कुछ सिद्धांत दिए हैं। हालांकि अभी तक कोई भी सिद्धांत इनका सर्वमान्य नहीं हुआ है,
फिर भी यहाँ पर कुछ सिद्धांतों को हम देखते हैं जो कि सृजनशीलता की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए दिया जाता है। इसमें हम पहला जो सिद्धांत पढ़ेंगे वो सृजनशीलता का प्राचीन सिद्धांत पढ़ेंगे। उसके बाद सृजनशीलता का जन्मजात सिद्धांत, सृजनशीलता का वातावरण जन्य सिद्धांत, सृजनशीलता का प्रमस्तिष्क गोलार्ध का सिद्धांत, सृजनशीलता का मनोविश्लेषण सिद्धांत। ये सारे के सारे सिद्धांत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। पूछ लिया जाता है कि कौन सा सृजनशीलता का सिद्धांत है अथवा नहीं है, 4 विकल्प होते हैं, उसमें से हमको टिक करना होता है। तो हम पहला देखते हैं सृजनशीलता का प्राचीन सिद्धांत। प्राचीन सिद्धांत में क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार सृजनशीलता को ईश्वर प्रदत्त उपहार माना जाता है। क्या कहते थे कि सृजनशीलता के बारे में लोगों की पहले ये धारणा थी कि भाई ये ईश्वर के द्वारा प्रदत्त उपहार है, कि जो व्यक्ति ज्यादा सृजनशील है या जो वैसा है तो उसको कहते थे भाई ये गॉड गिफ्टेड है, इसके बारे में कोई बात ही मत करो। तो अभी मनोविज्ञान पढ़ने से पहले यानी कि इंटरमीडिएट में हमने साइंस से पढ़ाई की है, तो मनोविज्ञान का बहुत ज्यादा नॉलेज तो नहीं था। और हमारे यहाँ एक लड़का था शिवम शर्मा, और उसका जो हैबिट थी वो एक चीज अगर पढ़ लेता था तो उसको लर्न हो जाता था, भूलता नहीं था। तो हम भी लोग भी उसको कहा सकते रहते थे यार ये तो गॉड गिफ्टेड है यार, इसकी तो बात ही मत करो, ये बहुत अच्छा है, ऐसा वैसा। तो ये जो है प्राचीन सिद्धांत थी, वहां पर अज्ञानता के या अभाव में हम लोग ऐसा बोलते थे। और अब क्या है कि इस सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति ईश्वरीय शक्ति का जितना ज्यादा कृपा पात्र होता है वह उतना ही अधिक सृजनशील होता है। माना गया कि जो ईश्वर की ज्यादा पूजा करता है या उनसे ज्यादा लगाव रखता है, जिस पर ईश्वर की ज्यादा कृपा होती है, वो उतना ही ज्यादा सृजनशील होता है। अध्यात्मवादी व्यक्ति प्रायः इस विचारधारा का समर्थन करते हैं। जो ईश्वर पर ज्यादा लगाव रखते थे वो इस विचारधारा का आज भी समर्थन करते हैं। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, बाद में ये सिद्धांत पूरी तरह से फेल हुआ, लेकिन आज भी जो अध्यात्मवादी व्यक्ति हैं, ईश्वर पर अटूट विश्वास रखते हैं या परंपरा को मानते हैं, तो वो आज भी इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं। तो जो अगला सिद्धांत है सृजनशीलता का जन्मजात सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सृजनशीलता का गुण व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होता है। अब इस सिद्धांत में बताया गया कि जो सृजनशीलता का जो गुण है व्यक्ति को वो जेनेटिक लक्षण यानी कि जो पूर्वजों में यदि उनके पूर्वज सृजनशील हैं तो बच्चा भी सृजनशील होगा, यदि पूर्वज नहीं है तो बच्चा भी नहीं होगा। हालांकि ये भी नहीं रहा, ये भी पूरी तरह से विफल हुआ, लेकिन फिर भी इसको अब सिलेबस में है तो देखना है। इस विचारधारा के अनुसार सृजनशीलता की योग्यता वंशानुक्रम के द्वारा निर्धारित होती है। इस योग्यता को कालांतर में सीखना या अर्जित करना संभव नहीं है। इसमें स्पष्ट रूप से सिद्धांत में बताया गया कि जो सृजनशीलता की योग्यता है वो हमारे वंशानुक्रम पर निर्भर करता है, उसको हम बाद में नहीं सीख सकते हैं। और जैसे एग्जाम्पल इसमें दिया गया कि जेम्स वाट, महात्मा गांधी का और विवेकानंद जैसे महान व्यक्ति जन्म के समय की परिस्थितियों को समझने तथा नए विचार प्रक्रिया में युक्त थे। तो अगला सिद्धांत है सृजनशीलता का वातावरण जन्य सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सृजनशीलता केवल ईश्वरीय उपहार अथवा जन्मजात योग्यता ना होकर एक वातावरण जन्य योग्यता है। अब जो वातावरण जन्य जो सिद्धांत आया इसने क्या कहा कि भाई सृजनशीलता केवल ईश्वरीय उपहार और जन्मजात योग्यता नहीं है, ये वातावरण जन्य योग्यता भी है। कैसे है? जैसे कि यदि बच्चा को अच्छा वातावरण मिलता है, भले ही उसके माँ बाप क्रिएटिव ना हो, यदि उसको वातावरण या मतलब माहौल मिल जाए तो बच्चा कुछ अच्छा कर सकता है, यानी सृजनशील बन सकता है। और ये भी बताया गया कि विमुक्त प्रजातांत्रिक उत्साहवर्धक वातावरण, यानी कि जो प्रजातांत्रिक वातावरण मिलेगा बच्चों को, वहां पर बच्चा ज्यादा सृजनशीलता का विकास होगा उसके अंदर।
और वो ज्यादा सृजनशील हो जाएगा, जबकि संकुचित वातावरण में सृजनशीलता का ह्रास होता है। जबकि जो एक संकुचित वातावरण में दैट कि बच्चे पे बहुत बॉन्ड है कि नहीं, बाहर नहीं, ये नहीं करना, वो नहीं करना है, तो वहां पे क्या होता है कि संकुचित वातावरण में सृजनशीलता का बहुत ही ह्रास होता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार किसी व्यक्ति को सृजनशील अथवा सृजनशील बनाने में वातावरण अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सार्थक भूमिका अदा करती है। क्योंकि जैसा नाम से ही है कि वातावरण जन्य सिद्धांत, तो वातावरण का भूमिका रहता ही है। जैसा कि अभी वो हमारे जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं वो भी ये मानते हैं कि बच्चे को वातावरण से ही सब कुछ बनाया जाता है, बनाया जा सकता है। वाटसन महोदय ने कहा भी कि बच्चे कोरी स्लेट की तरह होते हैं और उनको आप जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। इसका जो अगला सिद्धांत है सृजनशीलता का प्रमस्तिष्क गोलार्ध का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सृजनशीलता मानव मस्तिष्क के दोनों गोलार्ध की अंतर क्रिया का परिणाम है। यानी कि जो मनुष्य का मस्तिष्क है दो गोलार्धों में बटा होता है। पहला प्रमस्तिष्क को दो गोलार्ध, दायां गोलार्ध और बाएं गोलार्ध में विभाजित किया जाता है। माना जाता है कि अनुसंधान में ऐसा पाया गया है कि सृजनशील व्यक्तियों में दायां प्रायः दायां गोलार्ध अधिक प्रबल होता है, जबकि तार्किक व्यक्तियों में प्रायः बायां गोलार्ध अधिक प्रबल होता है। ये पॉइंट नोट करिए, क्योंकि ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जो सृजनशील बालक होता है उसमें कौन सा माइंड का पार्ट ज्यादा एक्टिव होता है, दायां गोलार्ध या बायां गोलार्ध। इसका जो अगला पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, सृजनशीलता का मनोविश्लेषण सिद्धांत। पूरे साइकोलॉजी में जहां भी मनोविश्लेषण की बात करी जाए, यानी कि वहां पर किसकी बात करी जाती है, फ्रायड महोदय की। इन्होंने क्या कहा कि इस सिद्धांत के अनुसार सृजनशीलता वास्तव में संवेगात्मक शोधन का साधन तथा परिणाम है। यानी कि संवेगात्मक शोधन और साधन बताया, उसका परिणाम बताया है इन्होंने। और बताया कि फ्रायड के अनुसार सृजनशील व्यक्तियों की सृजनशीलता वस्तुतः उनकी काम क्रिया जैसी दमित इच्छाओं की प्रकारांतर अभिव्यक्ति होती है। जैसा कि हम सभी को पता है कि फ्रायड ने हमारे जो मन है उसको तीन भागों में बांटा था, अचेतन मन, अर्धचेतन और चेतन। मनुष्य का लगभग अचेतन मन में 90% उसकी जो दमित इच्छाएं होती हैं वो होती हैं। तो जब मौका मिलता है किसी व्यक्ति को तो उसकी जो दमित इच्छाएं होती हैं उसको वो बाहर लाने का प्रयास करता है, और वो कितने अच्छे से उसका बाहर लेके आता है, कितने अच्छे से उसको उपयोग करता है, वो उसकी क्रिएटिविटी कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि हमें बचपन में हम लोग क्या चोर सिपाही खेलते हैं, तो वहां से भी एक माइंड में एक विचार आता है कि नहीं हम बड़े होके क्या बनेंगे, पुलिस बनेंगे। मोस्टली यही होता है। लेकिन हमारे यहाँ एक छोटा सा बच्चा है, भतीजा, वो तो जानता ही नहीं चोर क्या होता है और पुलिस क्या होती है। उससे हमने पूछा क्या बनोगे बड़े होके, बोला चोर बनेंगे। तो ये भी है। तो यहाँ पर मतलब कि अचेतन मन से जो भी विचार निकल कर बाहर आते हैं, दमित इच्छाएं बाहर आती हैं, वो भी हमारी एक तरह से सृजनात्मकता का ही प्रक्रिया होती है। तो इस प्रकार से हम मनोविश्लेषण सिद्धांत को यहाँ पर समझ सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सृजनशील व्यक्ति में अचेतन की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जैसा कि हमने पहले ही इसके चर्चा कर लिया है। अब सृजनशीलता की प्रक्रिया क्या होती है, हम कोई भी काम करते हैं तो उसका एक लीगल प्रोसेस होता है कि हमें क्या करना है, कब क्या करना है। तो उसके इस सृजनशीलता की प्रक्रिया के बारे में ईपी टोरेंस और आई मायर्स ने सृजनशीलता की प्रक्रिया को चार प्रमुख सोपान बताए हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। पहला सोपान है समस्याओं के प्रति सजग होना। यानी कि जो सृजनशील जिनमें लक्षण होते हैं सृजनशीलता के, वो सदैव क्या होते हैं, समस्याओं के प्रति हमेशा सजग रहते हैं। उपलब्ध सूचनाओं का संकलन करना, यानी कि सूचनाओं का संकलन करना उसका सेकेंड स्टेप। समाधानों को खोजना, ये लोग किसी भी
समाधान को खोजने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि जो सृजनशील प्रकृति का होगा तो कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, नहीं, उसके समाधान को खोजने का प्रयास करता है और परिणामों का संचरण करता है। परिणाम कैसे हैं उस पर विचार करता है। तो ये तो हो गया सृजनशीलता की प्रक्रिया। नेक्स्ट हम देखेंगे सृजनशील बालकों की पहचान। अब हम ऐसे तो देख के बता नहीं पाएंगे ना कि फला बालक है भाई, ये सृजनशील है, इसका बड़ा अच्छा ठीक ठाक लग रहा है सब, ये सृजनशील होगा, तो ऐसे तो हम बता नहीं पाएंगे। तो उसमें मनोवैज्ञानिक टोरेंसन ने सृजनशील बालकों को पहचान करने के लिए 84 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन किया है, जिनमें से कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं, हम उन पर चर्चा करेंगे। यह बालक आत्मविरोधी होते हैं। जो सृजनशील बालक होते हैं वो आत्मविरोधी होते हैं। मीन्स क्या होता है कि ये कोई काम करते हैं तो फिर उस पर सोचते हैं कि यार हम तो इससे अच्छा इसको कर सकते थे, या गलत हो गया है। ऐसा मतलब कि हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहते, द्वंद्व में रहते हैं कि गलत है कि सही है, हम इससे अच्छा इसको और कर सकते हैं, तो वहां पर आत्मविरोध उनका चलता रहता है। तो सृजनशील बालक अधिक कल्पनाशील और दिवास्वप्न होते हैं। यानी कि जो सृजनशील बालक की दूसरी विशेषता है वो क्या है कि वो कल्पनाशील होते हैं। वो आगे का बहुत कुछ सोच लेते हैं कि हमें ये करना है, ऐसे करना है। तो क्या होता है कि दिवा स्वप्न और सृजनशीलता का इसमें इन लोगों में विशेषता पाई जाती है। अगला संवेदनशील होते हैं, यानी खुद को समझने लगते हैं। अपरंपरावादी होते हैं, ये लोग परंपरा को तोड़ने वाले होते हैं, ये कह लीजिए, यानी कि परंपरा को तोड़ के ही किसी नवीन विचार को रख सकते हैं। इसलिए अपरंपरावादी इनके विशेषताओं में शामिल किया गया है। साहसी होते हैं, प्रायः देखा गया कि सृजनशील बालक बहुत ही साहसी होते हैं। वो अपना कोई भी कार्य बीच में नहीं छोड़ते हैं, लगभग उसको प्रयास करते हैं कि वो पूरा ही हो जाए। तो वहां पर उनका साहस देखने को मिलता है। स्व केंद्रित होते हैं, किसी दूसरे पे ज्यादा भरोसा नहीं करते, अपने आप पे ही स्व केंद्रित होते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं, पर हर क्षेत्र में अपने आप को प्रतिस्थापित करने का प्रयास करते हैं, और इसे कहते हैं बहुमुखी प्रतिभा के वो धनी होते हैं। अगला है परिश्रमी होते हैं, मेहनत करते हैं, अपने काम को अपने मंजिल पे पहुंचने के लिए बहुत ही मेहनत करते हैं। ये लोग कभी पीछे नहीं हटते हैं। दूरदर्शी होते हैं, इन लोगों को इतना भी आइडिया हो जाता है कि आगे क्या होने वाला है, थोड़ा बहुत तो आइडिया रहता ही है। विचारों में मौलिकता होती है, इनकी विचारों में मौलिकता होती है। जैसे कि अब कोई लेक्चर देता है तो हम क्या करते हैं, बहुत ध्यान से सुनते हैं ना, हो सकता है कि कोई नई वर्ड मिल जाए हमको, हमारे डिक्शनरी में ऐड हो जाए। तो हमेशा विचारों में क्या होती है, मौलिकता होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है, सोचने का इनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है। विश्लेषण एवं संश्लेषण की योग्यता होती है। किसी चीज को विश्लेषित करना यानी फैलाना, संश्लेषित करना मतलब उसको छोटा करना। छोटा करने का मीन्स उनको कम वर्डों में बताना उसी चीज को, ये योग्यता भी होती है। जिज्ञासु प्रवृत्ति होते हैं, प्रायः इनको नई नई चीजों की खोज की, नई नई चीजों की, नई नई वस्तुओं के बारे में जानने की जिज्ञासा होती है, जिज्ञासु प्रवृत्ति होते हैं। अभिव्यक्ति में प्रवाह होता है, कि अभिव्यक्ति में भी प्रवाह होता है। अभिव्यक्ति का मतलब जो कुछ भी वो प्रस्तुत करते हैं उसको एक नई तरीके से, और उनकी जो फ्लुएंसी होती है वो भी बहुत ही अच्छी होती है। अगला है सृजनशील बालकों की शिक्षा। अब हम टीचर एजुकेटर हैं तो हमें ये तो पता ही होना चाहिए कि सृजनशील बालकों की हम शिक्षा किस प्रकार से करें कि उनको और मोटिवेट कर सकें, उनमें और ज्यादा सृजनशीलता को विकसित कर सकें। इसमें पहली बात तो ये होनी चाहिए कि अध्यापक सृजनशील प्रवृत्ति के होने चाहिए, यानी कि जो अध्यापक हैं उनमें भी सृजनशीलता होनी चाहिए। छात्रों में सृजनशील कार्यों से संबंधित नवीन सूचनाओं को संकलित करने की प्रवृत्ति विकसित करनी चाहिए। यानी कि छात्रों में सृजनशील कार्यों से संबंधित नवीन सूचनाओं को संकलित करने की प्रवृत्ति विकसित करनी चाहिए। लेकिन छात्रों को ऐसा मोटिवेट करना चाहिए कि वो नवीन कार्य को करने के लिए प्रेरित हो।
उनमें उनके मन में एक अलग से विचार आए कि हमें ये करना चाहिए। नवीन विचारों को ग्रहण करने, उनका सम्मान करने के साथ साथ प्रतिक्रिया करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। बच्चों को हमेशा बोलने की स्वतंत्रता देनी चाहिए टीचर्स को, और उनके विचारों को सुनना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। और उनको जो भी वहाँ पे गलती होती है वहाँ पे उनको बताना चाहिए। इससे क्या होता है कि उनके विचारों में मौलिकता आती है, जो गलती होती है उसको सुधारने का मौका मिलता है, और उनकी सृजनात्मकता यानी कि मौलिकता में भी बढ़ोतरी होती है। छात्रों के अच्छे कार्यों की प्रशंसा व उनमें स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना का विकास करना चाहिए। टीचर का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क होता है टीचर के लिए कि छात्रों के अच्छे कार्यों की प्रशंसा जरूर करें, उनमें स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना का विकास करें। बच्चों में सदैव स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना का विकास करना चाहिए। क्रियाशील वातावरण की उपलब्धता करानी चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये इसका कि हमें, यदि बच्चों को सृजनशील बनाना है तो उसको वैसा वातावरण भी देना चाहिए कि बच्चों की सृजनशीलता का जो गुण है वो बढ़ सके या उनमें सुधार आ सके। थैंक यू क्लास। हेलो। हाँ धर्मेंद्र, आज आपने जो प्रेजेंटेशन की है क्रिएटिविटी पे, वो बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन था। मुझे लगता है अभी पिछले 2 दिनों में जो क्रिएटिविटी पर प्रेजेंटेशंस हुए हैं उसमें वन ऑफ द बेस्ट प्रेजेंटेशन आपका रहा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, एकदम मतलब मुझे आज अच्छा लगा। धर्मेंद्र, आपने जब फर्स्ट टाइम, मुझे याद है, रिसर्च में प्रेजेंटेशन की तो मैंने कहा था कि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, और वो इम्प्रूवमेंट आज बहुत अच्छा मुझे दिखा। ऐसे ही अच्छे से पढ़ाना। अभी आपने प्रेजेंटेशन किया है, बहुत प्यारा, अच्छा पढ़ाया। अब अगर आपके स्टूडेंट्स को कुछ क्वेरी है तो वो आपसे पूछ सकते हैं। आशुतोष, बाकी किसी को भी कोई क्वेरी है तो वो आपसे पूछ सकते हैं। हाँ अभिषेक, आप पूछ सकते हो क्वेश्चन। यस मैम। धर्मेंद्र सर, वॉइस आ रही पीछे से। बैकग्राउंड आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। यस। आपने जो बताया था विविधता और मौलिकता, तो जी विविधता में आपने बताया कि किसी व्यक्ति को किसी विषय से कहा जाता है, और उनके जो विचार होते हैं वो एकदम डिफरेंट है। अभिषेक जी, दूसरी अभिषेक चीज जी आपने आपकी मौलिकता में जो लिखा है स्लाइड में, किसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया उत्तर कितना भिन्न है, और आपने डिफरेंट क्या बताया इसमें, मतलब दोनों डिस्क्राइब कर दीजिए। बेटे, किसके सराउंडिंग से बहुत ज्यादा नॉइस हो रहा है? हाँ अभिषेक सर आप बताइए। यस सर, दोबारा बोले क्वेश्चन। जी जी बिल्कुल। मैं ये पूछ रहा था, जैसे दो चीजें आपने बताई, विविधता और मौलिकता। तो जी विविधता में आपने बताया कि किसी व्यक्ति को किसी विषय पर जैसे बोलने को कहा जाए, कि उनके जैसे 10 लोग हैं तो उनका आइडिया अपने अपना व्यू होता है कि उनका क्या डिफरेंट है किसी विषय को लेकर। और वही मौलिकता में आपने बताया कि देखा जाता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया उत्तर कितना भिन्न है। तो सर दोनों में डिफरेंट क्या है? अच्छा अच्छा, देखिए, जो विविधता है सर, तो उसमें हम ये चीज देखते हैं कि यदि 5 व्यक्तियों को एक ही पॉइंट पर बोलने के लिए कहा जाए, और उन 5 लोगों में क्या अंतर है एक दूसरे को, वो विचार 5 लोग तो रखेंगे, उन आपस में मतलब कह सकते हो कि क्या विविधताएं हैं आपस में, कितना गैप मिलता है आपस में एक दूसरे के, ये तो हो गया आपका विविधता। और मौलिकता, एक ओरिजिनलिटी आती है, मतलब बिल्कुल नया होना चाहिए कि जो पहले हुआ ही ना हो, या हुआ हो तो उससे बहुत बेहतर करने की कोशिश की गई है। ये अंतर है बेसिकली। सर लेकिन स्लाइड में आपके तो यही लिखा है, जो आपने मौलिक विविधता में बताया सर वही इसमें मौलिकता में दिया है। धर्मेंद्र, आप एक बार सर अपनी स्लाइड स्लाइड शो पे कर दो ताकि कोई कंफ्यूजन है तो वो रिजॉल्व हो जाए। हाँ स्टार्टिंग।
ये जो दिया है नीचे कि किसी व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत किए गए विकल्प या प्रत्युत्तर एक दूसरे से कितने भिन्न है, और वही चीज आपने बताई विविधता में किसी व्यक्ति द्वारा किसी विषय पर बोलने को कहा जाता है, लेकिन उनके जो विचार और आइडिया होते हैं कितने डिफरेंट होते हैं। तो सेम मुझे लग रहा है। पहले आप अभिषेक धर्मेंद्र, आप दोनों से, हाँ देखो मैं समझाना चाहूंगी, विविधता बेसिकली क्या है कि आपके जो, जैसे मान लो आपको कोई प्रॉब्लम दी गई सॉल्व करने के लिए, ठीक है, तो सभी लोगों ने कितने अलग अलग तरीके बताए किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। जो हमेशा तो ये नहीं कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक तरीका हो, उसमें क्या हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, ठीक। विविधता मतलब क्या है, उनमें डिफरेंस कितना या कितने भिन्न भिन्न प्रकार के आइडियाज से मतलब है विविधता में। मौलिकता क्या होती है, मौलिकता जैसे बेसिकली कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट या कोई भी ऐसा स्टेटमेंट या कोई भी ऐसी रचना जो यूनिक हो, जो पहले कभी जिसका निर्माण नहीं किया गया हो, उसको हम मौलिकता से बोलते हैं, ठीक है। मौलिकता मतलब एकदम यूनिक काम जो कभी पहले ना हुआ हो। विविधता मतलब क्या है कि आपके विचारों में डिफरेंस, जैसे मान लो, जैसे अभी धर्मेंद्र भी एग्जांपल दे रहा है कि जैसे मान लो किसी एक टॉपिक पे या मान लो किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप सभी लोग को दिया गया, मान लो आपको 30 बच्चे हो, तो सभी लोग क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाएंगे, या हो सकता है 30 में से 5 बच्चों ने कोई एक तरीका अपनाया, लेकिन सब में क्या होगा, जैसे मान लो आप 30 में हमने देखा कि कितने तरह के लोगों ने पाथ को या कितने तरह के लोगों ने प्रॉब्लम रिजॉल्विंग सिचुएशन को अपनाया है, तो वो वहां से डिफरेंस को हो गया। लेकिन आप लोगों में से किसने एक ऐसा तरीका अपनाया है जो कि अभी तक किसी ने यूज नहीं किया है, तो वो किसको दिखाएगा, वो आपकी मौलिकता को दिखाएगा, वो आपकी रचना की मौलिकता या ओरिजिनलिटी को दिखाएगा। अभिषेक अब क्लियर है? यस मैम, हो सकता है उस स्लाइड में थोड़ा सा कुछ अगर चेंज में थोड़ा हो जाए। नहीं, वैसे बता ठीक रहे, लेकिन जो स्लाइड में दिया है आप ओके। और किसी को कोई क्वेरी है तो एक क्वेश्चन सर और है, एक क्वेश्चन और है। बिल्कुल बिल्कुल। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन क्रिएटिव एंड स्किल्ड? तो जो क्रिएटिव एंड स्किल्ड में क्या अंतर है? जैसे एक आपने एग्जांपल दिया था वो इसमें थोड़ा सटीक नहीं लग रहा था, इसलिए जैसे आपने ट्रक ड्राइवर या कार ड्राइवर के बारे में बात बताई थी, तो थोड़ा इनमें डिफरेंट बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा ठीक है, देखिए ऐसा है कि हमने ड्राइवर की बात करी थी, ठीक है, स्किल तो ड्राइविंग हो गई उसकी, ठीक है। यदि वह कहीं जाता है तो रास्ता जो उसके जानने का होता है, या पता लगा कि हम घूम के गए भैया हाईवे से हमें 15 किलोमीटर पड़ा, वो कोई शॉर्ट रास्ता जानता उसे 5 किलोमीटर पड़ा, उसमें क्रिएटिव कौन होगा, ड्राइवर होगा या हम होंगे? नहीं तो सर ड्राइवर स्किल्ड है या क्रिएटिव है, बस ये पूछ रहा हूँ। स्किल है वहाँ पे। बस ठीक है सर, ओके। और कोई स्टूडेंट्स जिसके मन में क्वेरी हो वो धर्मेंद्र से पूछ सकता है बेझिझक। चलिए, तो आज इसी के साथ धर्मेंद्र ने बहुत ही अच्छा से प्रेजेंटेशन किया। ऐसे ही बेटा आप आगे ग्रो करना, और हमेशा ऐसी जिस तरह से मतलब हर चीज को बहुत ही माइन्यूटली एकदम समझाने की कोशिश की, बहुत अच्छा प्रयास रहा। आप सभी लोग को सीखने की जरूरत है, आप सभी आपस में फ्रेंड्स हो, हमेशा एक दूसरे की हेल्प करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करना। इसी के साथ आज की क्लास हम लोग यहीं पर बाइंड अप करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में एक नए प्रेजेंटेशन के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू क्लास। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank